को डेडलाइन के बाद मिलेगा तो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो विद माय फ्रेंड समृद्धि मिश्रा। तो शी इज ऑल्सो अ मैक्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट इन जापान एंड शी विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट हरसेल्फ आफ्टर मी एंड देन। तो आज जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं गाइस, वो है मैक्स के ऊपर। जो भी आप लोगों की कमेंट्स हम लोगों को आते हैं, हम सब उनके आंसर्स करने वाले हैं। थोड़ा सा अपना ब्रीफ देने वाले हैं कि हम लोग जापान कैसे आए थे मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू। तो या सो आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड देन या वी विल स्टार्ट। So, hi guys, my name is Samriddhi Mishra, and I am a MEX student for the year 2022. So, मैं MEX जो MEX स्कॉलरशिप 2022 में मिला था, एंड तब शायद बॉर्डर्स का इशू था, सो वी अराइव्ड इन मई। तो सिंस देन आई हैव बीन अ रिसर्च स्कॉलर। फिर मैंने एंट्रेंस दिया मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सितंबर में, एंड देन फ्रॉम सितंबर आई एम अ मास्टर स्टूडेंट। सो करेंटली ये मेरा सेकंड सेमेस्टर है। Yeah. सो हम दोनों ही मतलब मास्टर स्टूडेंट है जापान में, और दोनों ही मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू हम जापान आए हुए हैं। तो शी इज़ फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मतलब शी इज़ करंटली इन क्योतो यूनिवर्सिटी एंड मैं तोयामा यूनिवर्सिटी में हूँ। तो आज हम लोग दोनों जो है, हम दोनों का जो मेथड था मैक्स स्कॉलरशिप का, वो दोनों का हमारा डिफरेंट है। वो एम्बेसी मेथड से है, मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन मेथड से हूँ। सो हम दोनों प्रोसीजर्स को आज थोड़ा सा ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग आज पहले जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है नेक्स्ट का जो एप्लीकेशन है, आप वो कैसे करते हैं एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे मेन जो टॉपिक हम लोगों को आता है कि कमेंट्स आते हैं कि नेक्स्ट की एलिजिबिलिटी क्या है बेसिकली। So I graduated in 2020। मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है। सो मैंने इंजीनियरिंग किया था और मुझे डिग्री मिला था 2020 में। और डिग्री भी मुझे ऑनलाइन ही मिला था बिकॉज तब पीक कोविड चल रहा था। सो एंड ये मैक्स स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो रफली अबाउट 10 months to 1 year लगता है। राइट फ्रॉम सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, गेटिंग अ नोटिस फॉर इंटरव्यू, एंड देन गेटिंग एक्सेप्टेड इन यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको जब जब आप अप्लाई करते हो तब से लेके जब आप फाइनली जापान पहुंचते हो तब तक 10 months to 1 year लग जाता है। हम्म, सो हमारा मेरा एप्लीकेशन बेसिकली आई एम फ्रॉम एम्बेसी बेस्ड हम्म, रिकमेंडेशन जो है, जिसमें क्या करती है एम्बेसी आपका सारा प्रोसीजर होता है। आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर इज बेसिकली हैंडल्ड बाय द एम्बेसी। सो yeah, सिंस वी आर इंडियंस, सो हमारा इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया वो हम्म, हैंडल करती है हमारा डॉक्यूमेंट्स। सो yeah, इट उसमें कुछ इंडियन ऑफिसर्स भी होते हैं जो जापानीज एम्बेसी के लिए काम करते हैं और एक लिंक बनाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स और जापानीज गवर्नमेंट के बीच में। हम्म, सो उसमें उनका एप्लीकेशंस खुलते हैं आई थिंक एंड ऑफ अप्रैल से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मई में। हम्म, एंड देन आपको एक ब्रीफ लाइक 2 weeks to 3 weeks का टाइम देते हैं जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं। सो बेसिकली पहली बात तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट, आपका अंडर ग्रेजुएशन हो गया है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी के लिए जा हम्म, रहे हो, सो पहला आपका क्राइटेरिया है कि आपका डिग्री होना चाहिए। लाइक हम्म, इफ नॉट द ट्रांसक्रिप्ट देन एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड या। सो एंड एक फिर एज का फैक्टर होता है कि आई थिंक यू शुड बी अबव 21 फ्रॉम April 1st विच एवर ईयर यू आर अप्लाइंग। सो 20, सो मेरा ऐसा था कि 21 years और 22 years एक्चुअली। सो April 1st 2021 में यू शुड बी एटलीस्ट 22 years, ऐसा कुछ था। एंड 22 ईयर्स का एक एज हाँ, लिमिट। हाँ एंड ऐसे तो कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कि आपको इतना परसेंटेज होना चाहिए। जैसे कि हम जब इंडियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो एक कट ऑफ बताते हैं कि आपका इतना ग्रेड होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए। सो काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे भी लगा था कि व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ यू नो बीइंग इवन लाइक हमारा एप्लीकेशन रिव्यू होगा उसका भी कुछ सिलेक्शन है कि नहीं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर बहुत लोग का ऐसा है कि जिनका परसेंटेज 70 to 75% है, बट इफ दे हैव लाइक डन लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, या एंड इंडस्ट्री रिसर्च। इंटर्नशिप, research in IITs or something which is useful,
वो भी आपकी बहुत और आपका रिकमेंडेशन अगर आपके हम्म डीन्स है या फिर आपके जो एचओडी हैं या फिर आपका जो प्रोफेसर्स हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनसे अगर आपको अपना रिकमेंडेशन मिलता है और काफी अच्छा मिलता है, तो हम्म आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो एक ये है। और प्लस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपको पता नहीं है कि वो एप्लीकेशन हाँ, पहुंचा है कि नहीं। हम्म सो एंड जब तक आपको कॉल नहीं आता है, एंड जिनको कॉल आता है हम्म उन्हें तो पता है कि उनका हो जाता है, और जिनको कॉल नहीं आता है उनको वेबसाइट पे चेक करना पड़ता है कि रिजल्ट्स जो है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट प्रोसेस आगे बढ़ा है कि नहीं। सो आई थिंक ये बेसिक क्राइटेरिया है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, हम्म और आपका एज कुछ सर्टेन एज लिमिट होना चाहिए, हम्म और ऐसे आपका डिसेंट स्कोर होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि यू आर लाइक हैव जस्ट लाइक लाइक बाउंड्री पे हैं, ऐसा नहीं है। लाइक मिनिमम आई थिंक लाइक हम्म if I have to give a rough figure, then 70% and above is okay. If ओके। you have other things, if you have like other experiences, then I think you still have a chance. मतलब जो इनके एलिजिबिलिटी है वो ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स है कि इतना ही बाउंडेड है। बट अगर उनको दिखता है कि ये स्टूडेंट जो है इसके पास एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, हाँ। चाहे आप इंटर्नशिप कह लो या फिर आप किसी भी मतलब फेजेस में जो भी उसने कुछ भी किया हो, चाहे जापानीज पढ़ रखी हो, इंग्लिश में मतलब अच्छी उसकी स्टडी कर रखी हो, तो उनको वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया हुआ है रिसर्च में अपनी स्टडीज के अलावा। तो उन उसके बेसिस पे भी वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ना सोच के आप अप्लाई ना करें कि मेरे तो मार्क्स बहुत कम है, 60-70% है, तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कमेंट्स में ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि मान लो कि मतलब आप एमबीबीएस वगैरह कर रहे हो इंडिया में, मतलब आपने 12th तक ऐसा कुछ किया है, तो आपको एमबीबीएस वगैरह इन सब फील्ड्स में भी स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं नेक्स्ट जो है। तो अगर मतलब आपको कोई ऐसे इंफॉर्मेशन हो इस चीज़ की तो आप एक बार ऐसे लोगों को बता दो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि एमबीबीएस में नेक्स्ट मिलती है। एक्चुअली लोगों का ऐसा है कि वो लोग पूछते हैं कि मैं लॉ, जैसे मैं हम्म लाइक वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम पेज जो मैंने पब्लिक किया था, एंड देन मैंने बहुत टाइम बाद अपने मिक्स के स्टोरी के बारे में डालना स्टार्ट किया था, हम्म तो मुझे भी ऐसे कमेंट्स आए थे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, नॉट एवरीबडी वांट्स टू स्टडी इंजीनियरिंग और नेचुरल हाँ साइंस व्हाटएवर। सो मुझे लॉ के क्वेश्चंस आए थे, एमबीए के क्वेश्चंस आए थे। Fortunately, I have a few friends in Kyoto University who are studying these different fields. Like I have a friend who's studying law, हम्म and I have a friend जो कि मैक्स स्टूडेंट है, but not हम्म from India, from other country. करके, So एंड उनको लोग को ये भी लगता है कि मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाइड है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैक्स इज बेसिकली इट्स अ मिनिस्ट्री दैट हैंडल्स एजुकेशन, जैसे हमारा एमएचआरडी है इंडिया में, इंडिया में। वैसे ही। हाँ, सो दे हैंडल दे ऑल द यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट, नेशनल, मतलब प्रीफेक्चर जो भी है, सब सब उनके अंडर आता है। सो हम्म, मैक्स स्कॉलरशिप इज समथिंग दैट यू कैन लाइक that is applicable in all the universities, mostly like हाँ 99% मुझे universities in Japan. या Yes. And subject के लिए, हाँ, I think I don't know a person who's studying MBBS there, but there are medical schools like Kyoto University का medical hospital है जो वो लोग entrance exam देते हैं. So the thing is, even if you get a MEC scholarship, आपको एंट्रेंस एग्जाम एक क्वालिफाई करना पड़ेगा, कुछ भी हो। या जैसे कि आप एमबीए पढ़ना चाहते हो, तो स्टैंडर्ड यहाँ पे जीमैट है। सो यू कैन एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी एज अ रिसर्च स्टूडेंट, एंड देन यू कैन गिव द जीमैट इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। एंड यू हैव टू पास, ओनली देन यू विल बी इनरोल्ड एज अ ये। सो वैसे ही मेडिकल का भी वैसा ही है कि आपको वहाँ का कोई एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो मेडिकल मतलब जितना मुझे नॉलेज है, जैसे एमबीबीएस आपका ऐसा मुझे लगता है कि ब्रॉड टॉपिक्स है, उसके अंदर आप फिर जो रिसर्च करते हो स्पेशलाइज होता है, क्योंकि डिग्री आपको एक ब्रॉड एरिया जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मिलता है, लेकिन जापान में आपका डिपार्टमेंट, अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हुआ तो उसके अंदर एआई है, फिर नेटवर्किंग है, सिस्टम, हम्म उसके आपको मतलब हम्म डिग्री मिली, तो हम्म। काफी स्पेशलाइज्ड है। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि हाउ टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट फ्रॉम एम्बेसी रिकमेंडेशन मेथड एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन मेथड, जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें ये मैं तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से हूँ, तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। फर्स्ट हम लोग एम्बेसी रिकमेंडेशन से जो मतलब आए हैं जापान, उनसे पूछते हैं कि एम्बेसी रिकमेंडेशन में वो ऐसे ब्रीफली अगर हम स्टेप वाइज पूछना चाहें तो आप मतलब एक बार एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि एम्बेसी रिकमेंडेशन में क्या है।
सो एमबीसी रिकमेंडेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। सो एनी ईयर का कोई भी, जैसे 2024 है तो उसका सबसे पहले एप्लीकेशन एमबीसी रिकमेंडेशन का हम्म, खुलता है। हम्म, एंड देन आफ्टर दैट यू गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्च फॉर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। सो ये एक काफी एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप एमबीसी रिकमेंडेशन में अप्लाई करो तो आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। सो अगर आपका रिजेक्शन आप किसी स्टार्टिंग में फेस कर देते हो, so you can obviously hop on, go and ask your अच्छा, university and apply as a university recommended student. हम्म, So तो इसके जो इंफॉर्मेशन है सब वेबसाइट पे है। हम्म, एम्बेसी इन जापान वेबसाइट है, इसमें वो लोग काफी अपडेट करते रहते हैं। सो पहली बात तो आपको रेगुलरली वो पेज चेक करना होगा। हम्म, एंड जापान ऐसा कंट्री है जो एवरीथिंग दे बिलीव इन पेपर वर्क एंड दे, उनके या सब टाइम टाइम होता है। तो अगर इस डेट पे अगर वो डालेंगे तो वो डालेंगे ही। सो यू हैव टू चेक एवरी सिंगल डे। एंड सो आई थिंक वही जैसे मैंने बताया कि एंड ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मई विच इज दिस टाइम, जब हम्म, जब एप्लीकेशंस अभी कभी भी बिल्कुल, खुल सकते हैं। हाँ, अभी दिस इज द बेस्ट टाइम क्योंकि अभी एप्लीकेशंस खुले नहीं है एंड सबको एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस वीक के अंदर खुल हो जाएंगे जाएंगे, एप्लीकेशन। हाँ, सो एप्लीकेशंस में क्या होता है, जैसे मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुआ था। सो हम लोग ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग का अभी भी ऑनलाइन वाला सीन चल रहा था बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड, या, सो हाँ, सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हमें कुछ कुछ एक एक प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आपको अपना डिटेल्स भरना होता है। आप करेंटली किस एड्रेस में रहते हो, आपका क्लोजेस्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट कहाँ है, आपके बेसिक परसेंटेज, आपका कितने इयर्स ऑफ स्कूलिंग हुआ हुआ है। लाइक फॉर इंस्टेंस 16 years ऑफ स्कूलिंग इज या मैंडेटरी, कंपल्सरी, कंपल्सरी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है विद बेसिक ट्रांसक्रिप्ट्स आपको सबमिट करने पड़ते सबमिट हैं। कर, हाँ, एंड इट इज दे बिलीव इन सबमिटिंग बाय पोस्ट, सो आपको बाय पोस्ट सबमिट करना पड़ता है। सो या, अगर आप फॉर एग्जांपल पटना में रहते हो, तो हम्म, अगर आपका क्लोजेस्ट कॉन्सुलेट या तो कलकत्ता होगा या फिर आप दिल्ली को भेज सकते हो, ऐसा है। आई थिंक सारे एप्लीकेशंस दिल्ली जाते हैं। हम्म, सो उनकी वीजा एंड ऑल कॉन्सुलेट्स हैंडल करते हैं। सो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि अगर आपका डेडलाइन फॉर एग्जांपल 12th मई है, तो आप 11th मई को पोस्ट नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट करोगे कि आपका हो पहुंच जाए, जाए। तो यू हैव टू बी इन अ वे कि आप सब कुछ पहले इन हैंड रेडी रखो, प्रिपेयर करो, हाँ, प्रिपेयर करो, एंड एटलीस्ट 4 5 days और 4 days बिफोर द डेडलाइन यू पोस्ट, ताकि आपका 2 दिन 1 दिन में आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाए। क्योंकि अच्छा, अगर आपने डेडलाइन के पहले भी सबमिट किया है पर अगर उनको डेडलाइन के बाद मिलेगा तो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, हम्म, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो हम्म, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है। आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग दे विल गिव यू एन ईमेल हम्म, कि यू क्लियर द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, काइंडली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो काफी लंबा होता है। सो मेन हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बहुत कुछ भरना होता है। इट्स लाइक 4 pages का फॉर्म होता है। सेम है उसमें शायद, मतलब, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेम होता है। मेन एप्लीकेशन फॉर्म है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड और एम्बेसी रिकमेंडेड, दोनों से सेम होता है। वो मैक्स की सो वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, तो आप लोग चेक करके पहले ही प्रिपेयर भी हो सकते हैं कि प्री एग्जैक्टली, प्लान करके अपना जो भी आपकी मतलब फिल है, जो भी इसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स है छोटी छोटी, तो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। एग्जैक्टली। सो उस एप्लीकेशन फॉर्म साल में कभी भी चेंज नहीं होता, उसमें ईयर मेंशन नहीं होता। सो अगर आप 2025 में भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप अभी से भर के रख सकते हो। सो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको वही बेसिक जो आपके प्रिलिमिनरी में जो डिटेल्स डाला था वो डालना पड़ेगा। प्लस आपको कुछ कुछ बहुत ही जापान स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्यों पढ़ना चाहते हो, और जापान में पढ़ने से आपको आपको और आपके हम, कंट्री को या आपके क्या फायदा होगा। सो ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जो हमारा रिसर्च प्रपोजल जो बनता है, हम जो हमने उस टाइम पे सबमिट पड़ेगा। किया था, वो रिसर्च प्रपोजल, पर्पस ऑफ द स्टडी, और यस, हमारा पर्पस ऑफ स्टडी, एक वो एक सब पेज बहुत होता है। मेन है। हाँ, एक पेज होता है जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं एंड हम्म, उसके बाद आपका होता है कि आपका पास्ट पास्ट फील्ड पर- ऑफ स्टडी क्या है, हम्म, और प्लस व्हाट इज योर रिसर्च प्लान। दिस रिसर्च, इज स्पेसिफिकली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी, लाइक जो मास्टर्स एंड पीएचडी करना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए दे जस्ट नीड टू हैव लाइक अ ब्रीफ। सो दे एक्सपेक्ट कि आप पहले से सोच के रखो कि आप क्या करना चाहते हो उसमें, कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट। सो दे डोंट वांट यू टू गिव एन एग्जाम, दे डोंट वांट यू टू मेक द होल रिसर्च प्लान किया फॉर अंडर ग्रेजुएट कि आप
इसी टॉपिक रिसर्च। पे पढ़ो। बट उन्हें ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कि अगर आप पहले से आप क्लियर हो कि आप क्यों करना चाहते हो और रिसर्च में, और आप क्या सोचना चाहते हो, दैट इज समथिंग दैट दे फाइंड कि हाँ ये इस इंसान का विजन क्लियर है। तो आपका वो कंसिडर्ड नहीं होता एप्लीकेशन फॉर्म। लोग, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमने फॉर्म किया था, हमारा सब कुछ अच्छा है, बट फॉर्म सेलेक्टेड नहीं हुआ हमारा। तो उसका मेन पर्पस ये है कि अगर आपने ज़रा सी भी गलती की, नेक्स्ट आपको कोई भी ऐसे फालतू में बैठे-बैठे आपको स्कॉलरशिप नहीं दे देगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म्स। ठीक है, सब कुछ अपनी स्टडी जो भी आप लिख रहे हो वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इंडिया के जैसा नहीं है कि आपके पेपर आए, पढ़ा, थोड़ा बहुत ऐसे उड़ा दिए, ऐसा नहीं होता है जापान में। आपकी जो रिसर्च स्टडी है, जो आप करना चाह रहे हो या जो आपने की है, उसका एक-एक मतलब वो बहुत डीप जाके आपकी रिसर्च को पढ़ते हैं, आपकी स्टडीज़ को देखते हैं, आप जो भी आपका प्लान है वो सब कुछ पढ़ते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। या सो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद उसमें रिकमेंडेशन का एक फॉर्म होता है जिसमें वो आपसे मांगते हैं कि आप अपने अब प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपने पढ़ाई की थी, या आप अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे एंड यू वांट टू शिफ्ट टू हायर स्टडीज, हुँ, उनसे आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लो। वो हुँ, आपका बताएंगे कि आपने ये फील्ड में काम किया था एंड आपका कंडक्ट बहुत अच्छा है एंड हाँ, सो ऑन। एंड एक और चीज क्या होता है इंडिया में, क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोफेसर को बोलते हो कि आप मेरे लिए रिकमेंडेशन फॉर्म भर दीजिए, तो वो उतना टाइम स्पेंड नहीं करते। वो एक बहुत ही बेसिक सा बेसिक। रिकमेंडेशन लिख देते हैं, विच इज एवरेज, बट हुँ, दैट इज नॉट इनफ टू गेट सेलेक्टेड इन। एक हुँ, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो आई नो ये थोड़ा सा लगता है कि अरे हम कैसे करें, बट आपका मेन एम है कि मुझे सेलेक्ट होना है। सो अब प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं कि आपके बारे में सोच के आपके बारे में अच्छी हुँ, चीजें लिखेंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक ड्राफ्ट भेज सकते हो अपने प्रोफेसर को, और आप बोल सकते हो कि सर मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, या मैम मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना हो या आपको उसमें कुछ ऐड करना हो तो आप उसमें ऐड करके प्लीज ये भर के दे दीजिए। सो यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज मेंशन करना था अपने रिकमेंडेशन में एंड उन्होंने मेंशन किया, एंड इट इज अ गुड रिकमेंडेशन लेटर। सो रिकमेंडेशन लेटर इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। या कि हाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम रिकमेंडेशन लेटर is there, it's not given that much importance, but in US or in other countries, and also in Japan, recommendation letter is important. और इवन लाइक दे ऑल्सो आस्क द प्रोफेसर्स, अलग से भी कभी कभी इंस्टीट्यूट कांटेक्ट करती हैं। हुँ, यू हुँ, हैव टू चूज कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, कि वो आपको, कि अगर आपको किसी प्रोफेसर के जो जिनके अंडर आपने काम किया है उनको देते हो, कि आपको पता है कि हाँ ठीक है इनके साथ मेरा अच्छा रैप लाइक बॉन्डिंग है, तो वो मुझे अच्छे से रेकमेंड कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्लस और क्या, हाँ, रिसर्च प्रपोजल और पास्ट पास्ट स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी, उसमें कुछ आपको 2 पेज के अराउंड लिखना पड़ेगा। एंड दैट शुड बी वेरी वेरी कॉन्साइज, कि आपको ऐसे नहीं कि आप लिख रहे हो कि हाँ ये आप पॉइंटर्स करके लिख या सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, एंड प्रिंटेड हो तो बेटर है। सो हुँ, जैसे मैंने पूरा जितने भी प्रिंटेड भरा था। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि शायद प्रिंटेड होते हैं तो ज़्यादा मतलब, क्योंकि वो हाँ नीट एंड क्लीन है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन वर्क होता है, तो वो हमारे इंडिया में मतलब अब ठीक है जो भी है, बट या हाँ। कुछ-कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, तो कोई भी नहीं बताता है ना शायद। हाँ ये, फिर इसके बाद और मतलब किसी को आइडिया नहीं है कि भाई ऐसे फॉर्म कैसे भरने हैं, क्योंकि हुँ, मैक्स स्कॉलरशिप जैसे सबको को जितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको यूएस जाने के लिए या यूके जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए आपको ट्रेन करते हैं, लेकिन जैसे कंट्रीज लाइक एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, जापान एंड कोरिया, उसके लिए ना आप यू हैव टू बी ऑन योर ओन। सो या उसके लिए कोई प्रॉपर आपको फॉर्म करने के बाद अगेन इसको आपको पोस्ट करना होगा अगेन 4 to 5 days बिफोर। जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो हुँ, दिल्ली में रह के भी मैंने 2-3 दिन पहले ही सबमिट किया था। एंड अब ऐसा नहीं है कि इफ यू लिव इन दिल्ली तो आप बोलोगे मैं एम्बेसी जाके ड्रॉप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, यू हैव टू ऑलवेज पोस्ट। सो या मेरे घर से एम्बेसी वाज लाइक 15 minutes, बट हुँ, उन्होंने बोला था स्ट्रिक्टली कि आपको पोस्ट करना पड़ेगा। एंड जबकि नोबडी इज़ अलाउड टू गो एम्बेसी exactly, no, except for collecting visa, you वीज़ा। cannot enter. They don't entertain, plus they don't entertain questions कि हाँ मेरा अभी तक कब आएगा। आप हुँ, कितनी बार भी पूछ लो कि कब रिजल्ट आएगा, कब result, वो आपको नहीं रिप्लाई करेंगे। एंड दे क्लियरली मेंशन दे डोंट एंटरटेन एनी क्वेश्चंस, हुँ, बिकॉज जब उनको अनाउंसमेंट करना होता है वो बहुत क्लियरली अपने पेज पे लिख देते हैं। सो पीपल हु आर इंटेलिजेंट इनफ, दे विल वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑन द वेबसाइट।
इसके बाद एक वेटिंग पीरियड होता है फॉर 1.5 मंथ्स, जो कि बहुत आपको एंग्शियस लगता है, एंड आपको लगता है कि शुड आई अप्लाई समवेयर एल्स, अब हम्म। क्या करना चाहिए, क्या मैं जॉब छोड़ूं या क्या करूं। तो आई आई हैव नोन सो मेनी पीपल जिन्होंने जॉब, जब तक उनको नेक्स्ट का आइटनरी नहीं आ गया था कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको इस दिन जाना है, तब तक उन्होंने काम किया था। सो हम्म। इट इज लाइक कि आप, it बहुत अनसर्टेन है। सो 1-1.5 महीना के अंदर आपको अचानक से, जैसे कि मुझे आया था एंड ऑफ जून में कि, सेम। हाँ, कि एंड ऑफ जून में आया था कि आपको अभी 1 हफ्ते का नोटिस देते हैं बस, कि आपको नेक्स्ट वीक में इस डेट पे इस टाइम पे आपका इंटरव्यू है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो सिंस हमारा अब उस समय सेकेंड वेव चल रहा था, तो हमारा ऑनलाइन हुआ था इंटरव्यू। अदरवाइज आपको एम्बेसी जाके या फिर आपको कहीं पे जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इंटरव्यू में आपके एम्बेसडर तो नहीं रहता, आई थिंक फर्स्ट ऑफिसर रहते हैं शायद, मैंने कोई एम्बेसी के, जब जापानीज एम्बेसी के कोई हम्म। पर्सन, जापानीज ऑफिशियल है वो रहते हैं, और प्लस एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। मोस्टली 2 to 3 पीपल रहते हैं, मेरे टाइम पे 2 लोग थे। तो इंटरव्यू में भी लाइक द क्वेश्चंस आर, अगर आप अपना एप्लीकेशन ठीक से स्टडी किया है, अगर आप एप्लीकेशन में आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, तो हम्म। वो आपको उसी समय वो उसी चीज के बारे में पूछेंगे। एंड देयर इज नथिंग, लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, पूछते? हाँ। बट दे एग्जैक्टली आस्क द सेम थिंग जो आपने लिखा है। प्लस वो पूछेंगे ऐसे कि आपको, मतलब बेसिक क्वेश्चन कि आपको जापान क्यों आना है, आपको जापान के बारे में क्या अच्छा लगता है, और आप अगर जापान में ये पढ़ोगे तो उसका क्या फायदा है, जापान को क्या फायदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत। तो इंटरव्यू आई थिंक 40 to 50 मिनट्स। उसके बाद फिर अगेन एक साइलेंट वेटिंग पीरियड है कि आपका इंटरव्यू भी हो गया, अब आपको क्या करना है। सो उसके बाद आपको अगस्त में आता है, जैसे मुझे अगस्त में आया था कि आपका जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आया था कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आप 3 यूनिवर्सिटीज, सो दिस इज समथिंग जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सब भरनी पड़ती है फॉर रिसर्च स्टूडेंट, कि आप 3 यूनिवर्सिटीज का नाम लिख सकते हो, 3 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, उस 3 यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव प्रोफेसर का नाम लिख सकते हो जिनके साथ आपको, आप वर्क। जिनके अंडर आपको काम करना है। सो ये दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हम जब यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, हमें नहीं पता कि हमें किस प्रोफेसर के साथ काम करना है इंडिया में, या हमें कौन सी टीचर अच्छी लगेगी, या फिर हम लोग जब थर्ड ईयर में आते हैं तब डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें इस प्रोजेक्ट में अपना फाइनल फोर्थ ईयर का रिपोर्ट देना है। तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको, आप पहले से वेबसाइट जाके चेक किए हो, आप अपना डिपार्टमेंट, अपना सुपरवाइज डिपार्टमेंट देखो कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है, प्लस आप उन प्रोफेसर के बारे में भी थोड़ा पढ़ो, क्योंकि सब कुछ वेबसाइट पे है, वो प्रोफेसर ने कहाँ काम किया, क्या किया। अगर आपको उन प्रोफेसर का काम अच्छा लगता है तो आप उसके अंदर काम करना चाहते हो, तो दे वांट दैट लिस्ट कि, और उस एंड देन वो बोलते हैं कि ठीक है आपने, आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आप ये 3 यूनिवर्सिटीज आपने जो मेंशन किया है, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एम्बेसी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, यू आर क्वालिफाइड, बट यू विल ओनली गेट द मैक्स स्कॉलरशिप अगर आपके प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर आपके यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करना चाहती है कि नहीं। सो एम्बेसी रिकमेंडेशन का यही गेटवे है कि पहले एम्बेसी आपको एक्सेप्ट करती है, फिर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट। एंड प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में उल्टा होता है कि एम यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती है और शायद यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करती है कि भाई हमें ये स्टूडेंट चाहिए। सो ऐसा है। तो तो वो बोलते हैं फिर, अगर ऐसा है कि अगर आपको एक भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो हमें अक्टूबर 3rd या 4th को ऐसे सबमिट करना था, डेडलाइन था। अगर आपको मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, सो आपको मिनिमम 1 एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो होता है जो आपके, जो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्रोच करते हो वो यूनिवर्सिटी आपको देती है। तो यूनिवर्सिटी का स्टैम्प होता है, प्रोफेसर का साइन होता है कि हाँ मैं इस स्टूडेंट को लेना चाहता हूँ। सो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, कभी कभी एंट्रेंस भी देना पड़ता है ऑनलाइन, कि आप कभी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम दो, या आपको अपने प्रोफेसर के साथ या डिपार्टमेंट के साथ ओरल इंटरव्यू इसे देना पड़ता है। फिर आपको जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तब आप ये एम्बेसी को सबमिट करते हो कि प्लीज देखिए कि मुझे ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करना चाहती है। फिर वो प्रोसेस करते हैं, फिर दैट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ साइलेंस, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता है। मुझे आया था, मैंने सबमिट किया था, अभी भी याद है मुझे, 30th
सितंबर को सबमिट किया था मैंने 2021 में। 30 सितंबर को मैंने अपना सबमिट किया था कि मुझे 2 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आया है। और वो लोग अक्नॉलेज भी नहीं करते कि हाँ वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, तो पता भी नहीं है, मैं सेंट में देखती हूँ कि हाँ गया है कि नहीं। तो उसके बाद फिर दे अप्रोच दे अप्रोच्ड मी इन ऑन February हम्म 14th 2022 कि आइए अपना ले जाइए। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब 5 मंथ्स, एंड देन 5 मंथ्स के बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है अब अपना ले जाइए। एंड रिसर्च स्टूडेंट्स का और मास्टर्स का सबसे लास्ट में नोटिफिकेशन होता है, अंडर ग्रेजुएट का पहले हो जाता हो है क्योंकि जाता है। उनके टेस्ट्स होते हैं। तो एम्बेसी अंडर ग्रेजुएट के लिए एम्बेसी ही आपका एग्जाम लेती है, तो आपको एम्बेसी जिस डेट पे बोलेगी आपको PCM इंग्लिश इसका एग्जाम, दिस इज द मेन थिंग कि ये टाइमलाइन है। सो हम्म अगर आपको, तो ये जो अगर आपको ऐसा कहीं पे भी लगता है कि आपको शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे या ऐसा कुछ, या आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, तब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में शिफ्ट कर सकते हो। हम्म तो ये प्रोसेस है एम्बेसी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स का।